नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। चमोली के सीमांत गांव में अब लोगों को बैंकिंग सेवा का लाभ मिल सकेगा। जिला सहकारी बैंक के पहल पर आज बद्रीनाथ धाम में जिला सहकारी बैंक में विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और नाबार्ड के अध्यक्ष ने की। बता दें कि इस सेवा की शुरुआत आर्मी के जवानों को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए की गई। चमोली से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी ने अपने ऑफिस में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में ऑफिस बॉय से लेकर अन्य कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इसमें बीजेपी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट का ड्रेस कोड रखा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों की पार्टी हो गई है। देहरादून से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। देखिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट कल्चर, पहले चेहरा और होता था, मुखौटा और होता था, लेकिन अब उन्होंने वो शर्म भी छोड़ दी। अब जो असली चेहरा है, उस चेहरे को दिखाने में उनको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं उस रूप में। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं, ये भारत की आज़ादी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत की आज़ादी के बाद जब ये देश में इन्होंने राज करना शुरू किया तो शुरू में संकोच रहा इनको अपना जो असली चरित्र है वो दिखाने में, लेकिन अब असली चरित्र अपना दिखा रहे हैं। जो इनका कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, उस कॉर्पोरेट कैरेक्टर की झलक अब आप बीजेपी के दफ्तर में देखेंगे। जैसा बताया कि ड्रेस कोड होगा और सारे लोग जो हैं जो भी वहाँ पर इनके कर्मी होंगे वो एक ड्रेस में आएंगे। ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक नमूना है। मैं समझता हूँ कुछ दिनों बाद तो ये अपने नेताओं की भी ड्रेस तय कर देंगे, क्या कौन कैसे सफारी सूट में आएगा, कौन कैसे बंद गले के सूट में आएगा, किस प्रकार के डिज़ाइनर जैकेट पहने जाएंगे। सारा ये कॉर्पोरेट कल्चर पूरा तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं बीजेपी के दफ्तर में। हल्द्वानी में रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश भर के 400 कर्मचारी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन निगम द्वारा उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जबकि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की राज्य सरकार से मांग है कि उन्हें 7 महीने का वेतन देकर स्थायी रूप से उन्हें ड्यूटी करने दिया जाए। हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा ऐसा है, हमारे भाई लोग संविदा चालक जो है, कोई 12 से संविदा में हुए, कोई 17 से हुए, 14 से हुए, तो आज तक इन लोगों ने कोई बॉन्ड नहीं भराया। तो आज जाके हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और ये आज हमें बॉन्ड भरा के पता नहीं क्या इनके उसमें है, ये हमें बॉन्ड भरो कह रहे हैं, हमने नहीं भरा है, जिससे आंदोलन हमें धरना प्रदर्शन हमारा हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, हमारे निगम प्रबंधक मान नहीं रहे और हमें ज़बरदस्ती ड्यूटी से बाहर किया गया है। कोरोना काल में सब लोग अंदर थे, सब वो थे और हम लोगों ने ड्यूटी करी। प्रवासी को हम प्रवासियों को बाहर से लेकर आए, अपनी हमारे भी बीवी बच्चे सब हैं, हम लोग भी गए बाहर। और अब हमारी मांग है कि हमें ड्यूटी दें और 7 महीने से वेतन दिया जाए। हम भाई जी, अब घर की स्थिति ऐसी कारण के आंदोलन करने को मजबूर है। ये खुद ही विभाग हमें मजबूर करवा रहा है, हम मजबूरी में नहीं बैठे घर। इन्होंने कहा कि तुम बैठो घर में, इन्होंने कहा तुम्हारा भैया 11 महीने का अनुबंध पत्र भराया जाएगा। कोर्ट के आदेश आने के कारण भी निगम प्रबंधक फिर भी नहीं मान रहा है कि ये करो तुम। हम तो ऑटोमेटिक बैठे हैं, हम अपने वो 7 महीने करीबन हो गए, इसकी तनख्वाह हमें मिलनी चाहिए, ड्यूटी में लिया जाए बिना अनुबंध पत्र भराए। हमारी मांग ये है। बहुत हो गया। कोरोना काल में 2 महीने लगातार ड्यूटी किया साहब। ये ऐसे आते थे कि घर में आओ अपनी बाइकें लेकर। अभी भी फ़ोन आ रहा है कि भरो तुम बॉन्ड। हम कह रहे बॉन्ड इसी चक्कर में भरेंगे। 30 आदमी हल्द्वानी डिपो में है, हर तीनों रीजन में चल रहा है हमारा। कितने आदमी हैं? लगभग 400 लगभग आदमी हमारे हैं। सभी मांग क्या है आप लोग की? मांग हमारी 7 महीने का वेतन दिया जाए और ड्यूटी में आने को हम मना नहीं कर रहे हैं। बिगर बॉन्ड के ड्यूटी आएंगे, समान वेतन की मांग है हमारी। देहरादून में 1 नवंबर से गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम में थोड़ा बदलाव होने वाला है। उपभोक्ताओं को अब बिना OTP के गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा। गैस डिस्ट्रीब्यूटर के यूनियन अध्यक्ष चमन लाल का साफ तौर पर कहना है कि हम OTP को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। देहरादून से शुभम गैरोला की रिपोर्ट।
देखिए, फ़ायदा तो होता है हर किसी सिस्टम में अगर लागू होता है सिस्टम, लेकिन उसको जो है सिस्टम वाइज जो है लागू करा। अभी जो है पब्लिक को पहले अवेयरनेस करना चाहिए था कि उनको जानकारी हो कि OTP हम कैसे दें। अब जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन इतने गरीब लोग हैं, उनके पास सेंटर रखने की अभी जगह नहीं है, और उनके पास जो है OTP कहाँ से मिलेगा, उनके पास वो फ़ोन नहीं है जिस पे OTP दे सकें वो। दूसरा एक ये ऑफिस वाले जो है काम पे चले जाते हैं, फ़ोन जो है हस्बैंड का है और सेंडर लेने वाली हाउस वाइफ है, जिसके कारण वो OTP जो है पहले ऑफिस से लेंगे, कभी वो ऑफिस में उनका फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता, तो OTP नहीं मिलेगा, उसको सेंडर नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में अवैध खनन के बाद अब अवैध अस्पतालों के संचालन की जानकारी मिल रही है। इसकी शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग अब एक्टिव मोड में आ गया है और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कुछ अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड मशीनें सीज कर दी गई। साथ ही CMO अविनाश खन्ना ने पूरे अस्पताल को भी सीज कर दिया है। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। हम लोगों का नियमित रूप से जो है अभियान चलता रहता है, इसलिए 1 माह से चल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने काशीपुर ब्लॉक को चयन किया था और सुबह ही हम लोग दोपहर के करीब आ गए थे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 घंटे में 4 अस्पतालों की जांच की थी, जिसमें 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें हमारे द्वारा जो है सीज़ की गई और तत्पश्चात एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के बाद हम लोग दोबारा से निकले और एक राममूर्ति नाम का अस्पताल था जिसमें कि कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर को तो यहाँ पे पाया है जो MBBS है और फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है, लेकिन वार्ड में जब देखा गया तो BST पे कुछ सर्जरी के भी पेशेंट्स थे। जब मालूम किया गया तो प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि वो जो सर्जन है वो एक जसपुर में है और एक मुरादाबाद में है। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वे लोग जो हैं अपनी उसमें हैं ऑन कॉल पे रहते हैं, जिसमें जो है उचित नहीं पाया जा रहा है और उनकी डिग्री की जांच करने के बाद देखा जाएगा कि क्या FIR भी करनी ज़रूरी है। फ़िलहाल तो हम लोगों ने OT सीज़ कर दिया इनका और यदि ज़रूरी हुआ तो पेशेंट्स को शिफ्ट करने के बाद SDH में फिर हम लोग जो है अस्पताल को भी सीज़ करने की कार्रवाई पूरी करेंगे। लालकुआं में पुलिस ने गश्त के दौरान 61 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया है। इसी के साथ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लालकुआं से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में हमारे द्वारा स्मैक आदि या शराब के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई हैं। कल धर्मेंद्र गंगवार नाम के एक व्यक्ति से 61 इंजेक्शन बरामद हुए जिससे वो नशा करते थे और इसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, हमने हर चौकी क्षेत्र में इसमें टीम बना रखी है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, उनके द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसको लगातार हमारे द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। हर और स्कूलों में जा कर इसमें अवेयरनेस किया जा रहा है, पंपलेट बांटे जा रहे हैं जिससे नशा मुक्त हो सकें और इसमें संबंध में कोई अगर सूचना प्राप्त हो रही है हमारे द्वारा उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लश्कर के भुरनी खतीरपुर गांव में आज विकास प्राधिकरण के अधिशासी अधिकारी ने जाने माने मोबाइल नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करने वाले अधिशासी अधिकारी ने बताया कि गांव में जियो कंपनी का टावर लगा है और नक्शा सही तरीके से पास नहीं कराया गया है, जहां पर टावर को लगाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर मोबाइल टावर को सील कर दिया गया है। लश्कर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। देश भर में बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हुए गरीबों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आयुर्वेदिक किट बांटी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री की खूब तारीफ भी की। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। ऋषिकेश में बने ट्रैचिंग ग्राउंड के निस्तारण के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने शहरी विकास मंत्री से फोन पर बात की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ट्रैचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैचिंग ग्राउंड से उठाने वाली दुर्गंध से स्थानीय लोगों और व्यवसायी को काफी दिक्कत होती है, जिस पर उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त को भी जल्द से जल्द इसके समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश से यश कुमार की रिपोर्ट। जो एक कूड़ा डंप हो रखा है, वर्षों से ये बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है। अनेकों बार मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री से बात इस बारे में कर चुका हूँ और माननीय मंत्री जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बहुत पहले आश्वस्त किया था इसको हम यहाँ से हटाएंगे। लेकिन कुंभ सिर पे है, यानी कुंभ मेला जो लगने वाला है वो समय उसमें बहुत कम है
उससे पहले इसका हटना अति आवश्यक है। इसलिए भी है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे गंगा जी के तट के पास है, यानी कि एनजीटी के नियमों के विरोध में भी ये जाता है। यहाँ गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, स्मेल इतनी आती है कि आसपास के लोग कैसे रहते हैं तो आप समझ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इसके बारे में सरकार की भी मंशा ये है कि कुंभ से पहले ये कूड़ा यहाँ से निस्तारित होना चाहिए। अभी मेरी माननीय शहरी विकास मंत्री से बात हुई है और शहरी विकास के सचिव शैलेश बगोली जी से बात हुई है, महिला अधिकारी दीपक रावत जी से बात हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इस पर कुछ पैसा वहाँ से स्वीकृत होगा और यहाँ का स्थानीय प्रशासन से भी पैसा लेके और ये इस कूड़े को हटाने का भी काम होगा। और जो एक ये ट्रेचिंग ग्राउंड की जो समस्या है, ये बहुत पहले से मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हो रही थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था, उन्होंने अपने घोषणा में भी रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ वो प्रक्रिया अंतिम चरण में है, सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है, बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई होगी और ये समस्या बहुत बड़ी जो समस्या मेरे ऋषिकेश की है वो हल होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये कूड़ा यहाँ से हटना चाहिए, उसमें कुंभ निधि से चाहे स्थानीय निधि से कैसे भी, ये तीनों अधिकारियों से माननीय मंत्री से बात करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। सितारगंज में धान की तुलाई न होने से किसान काफी परेशान है। इसी परेशानी को लेकर कृषि मंडी अध्यक्ष और किसानों के बीच बैठक हुई। किसानों का कहना है कि वो लोग काफी समय से कृषि मंडी में अपनी धान की फसल को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं किसानों और मंडी अध्यक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद धान की तुलाई पर सहमति बनी। सितारगंज से अनीश रजा की रिपोर्ट। और व्यापारियों की एक हमने बैठक कराई है, तो नहीं होने के कारण मेन ये था कि किसानों के धान में डैमेज ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे थे व्यापारी। और उस पर एक फार्मूला बनाकर हम लोगों ने आपस में सामंजस्य बनाया है किसानों का और व्यापारियों का, जिससे कि व्यापारियों किसानों को भी नुकसान ना हो और व्यापारियों को ना हो। उसका लैब टेस्ट होगा, लैब टेस्ट के बाद जो लैब पास करेगी वो व्यापारी खरीदेंगे और जो नहीं लैब पास करेगी उसको दोबारा पंखा लगाकर और सुखाकर किसान फिर से लेके आएगा। उसके बाद देहरादून के पास बागड़ियों की झोपड़ी में अनियंत्रित ट्रक की जोरदार टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के बाद आज नगर निगम मेयर अनीता ममगई ने मृतक के परिजनों का हाल जाना और उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मेयर ने कहा कि जिस तरीके से दुर्घटना में 3 युवकों ने अपनी जान गंवाई, ये दिल दहला देने वाली घटना है। ऋषिकेश से यश कुमार की रिपोर्ट। और दिल को दहलाने वाली वो घटना थी, जिस तरह से कि 3 युवाओं की उस पर जान गंवाई है उन्होंने और एक गंभीर रूप से घायल है। एक ही परिवार के 2 जवान लड़कों की डेथ हुई है और आपस में वो सभी रिश्तेदार ही थे 4 के 4। तो बड़ी दिल दहलाने वाली वो घटना है। पुलिस प्रशासन ने ट्रक को कल ही अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस की अपनी कार्रवाई चल रही है।